अच्छा बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में प्रोफेज 1 को डिस्कस किया और प्रोफेज 1 जिसको समझ आ गई उसको यहाँ से समझ आ गई और वहां पर हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर होती है ड्यूरिंग पैकेटिंग। अब मेटाफेज 1 स्टेज में न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई और अब क्रोमोसोम्स बाईवेलेंट्स के फॉर्म में, बाईवेलेंट्स के फॉर्म में होमोलॉगस क्रोमोसोम अभी आपस में अटैच है, एड क्या मेटा, बाईवेलेंट्स के फॉर्म में क्रोमोसोम आके इक्वेटर पे लाइन हो जाएंगे। यानी अब ये सिचुएशन बनेगी कि स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, होमोलॉग्स बाईवेलेंट्स के फॉर्म में बाईवेलेंट्स की फॉर्म में इक्वेटर पर आ गए। अभी इनके दरमियान कनेक्शन मौजूद है एट क्या मेटा, कम से कम एक पॉइंट पर ये जरूर आपस में जुड़े होंगे। अभी इनके दरमियान क्या मेटा मौजूद है, ये होमोलॉगस पेयर्स की फॉर्म में, बाईवेलेंट्स की फॉर्म में ये आ गए इक्वेटर पर। अब इनके साथ अटैच होंगे काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। इस पोल से आने वाला काइनेटोकोर फाइबर इस काइनेटोकोर से अटैच रहेगा, तो काइनेटोकोर लगी होती है सेंट्रोमियर के ऊपर, प्रोटीन डिस्क अटैच टू द सेंट्रोमियर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। उसके साथ आगे काइनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। और इस तरह आप देख रहे हैं कि ईच सेंट्रोमियर बिकम्स अटैच्ड विद वन स्पिंडल फाइबर। हर सेंट्रोमियर के साथ एक स्पिंडल फाइबर अटैच है, इसके साथ लेफ्ट पोल से आने वाला, इसके साथ राइट पोल से आने वाला। तो इस तरह अब ये मेटाफेज 1 मुकम्मल हो गई कि क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाइन अप हो गए इन द फॉर्म ऑफ बाईवेलेंट्स और हर सेंट्रोमियर के साथ एक काइनेटोकोर फाइबर अटैच हो गया कमिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पोल। अब इसको फॉलो करेगी एनाफेज 1। एनाफेज 1 में ये जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं दे कंट्रैक्ट और ये जो पोलर फाइबर्स हैं दे आर रिलैक्स्ड। पोलर फाइबर रिलैक्स रहेंगे और काइनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट होंगे। इससे एक फोर्स लगेगी जो क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगी और क्याज़मेटा ब्रेक हो जाएगी। क्याज़मेटा ब्रेक एंड द होमोलॉग्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स separate from each other due to the breakdown of chiasmata। अभी सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुए, सिस्टर क्रोमेटिड जुदा नहीं होंगे। यहाँ पे जुदा होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्योंकि chiasmata ब्रेक हो गए। अब इन क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल किया जाएगा बाय द काइनेटोकोर फाइबर्स और इस तरह ये मूव करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम जुदा हो गए ड्यूरिंग एनाफेज 1, क्याज़मेटा ब्रेक हो गए। अब आ गई टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पोल्स पर पहुंच जाएंगे। Homologous chromosomes reach the poles, reach the opposite poles। अब दोनों पोल्स पर न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो जाएगा अराउंड द क्रोमोसोम्स। इस तरह न्यूक्लियर डिवीजन मुकम्मल हो गई। लेकिन आप देखें कि हर होमोलॉगस पेयर में एक मेंबर इधर मौजूद है और हर होमोलॉगस पेयर का दूसरा मेंबर इधर मौजूद है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गया फ्रॉम हेप्लॉइड टू हेप्लॉइड। होमोलॉग्स जुदा हो चुके हैं और अलग अलग पोल्स पर पहुंच के अलग अलग न्यूक्लियस में दाखिल हो चुके हैं। अब इसको फॉलो करेगी साइटोकाइनेसिस और पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर होगा हेप्लॉइड। ठीक है, इस तरह होमोलॉग्स जुदा हो गए और अलग अलग सेल्स के अंदर दाखिल हो गए। इस तरह ये हेप्लॉइड सेल बन गए। लेकिन अभी डिवीजन मुकम्मल नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स हैं। अभी क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड फॉर्म में मौजूद है। अब इन
होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के जो रेप्लिकास हैं, हर क्रोमोसोम के जो 2 रेप्लिकास हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं, उनको जुदा करना है। तो उसके लिए आ जाएगी मियासिस 2। मियासिस 2 शुरू होने से पहले शॉर्ट इंटरफेज आएगी, लेकिन इस शॉर्ट इंटरफेज के अंदर कोई क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन नहीं होगी। क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन मियासिस 1 के शुरू होने से पहले हो चुकी है, अब क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन नहीं होगी। शॉर्ट इंटरफेज के बाद मियासिस 2 शुरू होगी। अब मियासिस 2 की पहली स्टेज आएगी प्रोफेज 2। इस प्रोफेज 2 में ये दोनों डॉटर सेल इकट्ठे एंटर होंगे। जो मियासिस 1 के 2 डॉटर सेल हैं, ये दोनों एट ए टाइम एंटर हो जाएंगे इनटू प्रोफेज 1। लेकिन अब देखना है कि हम एक सेल को स्टडी कर लें तो दूसरा अंडरस्टूड होगा। अगर हम एक सेल के अंदर इवेंट्स को स्टडी कर लें तो दूसरे में वही इवेंट्स चल रहे होंगे। ये दोनों कंसेक्टिवली, ये फौरी तौर पर, यानी साइमल्टेनियसली, ये दोनों सेल जो हैं ये साइमल्टेनियसली एंटर हो गए प्रोफेज 1 के अंदर। अब प्रोफेज 1 में क्या चेंज आएगी कि न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर एंड स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। अब अगली आ गई मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट डिसअपीयर हो गया, स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब स्पिंडल फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो अब क्रोमोसोम जो रेप्लिकेटेड फॉर्म में है ये आ गए इक्वेटर पे। अब हर काइनेटोकोर के साथ 2 काइनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे, one from the right pole and one from the left pole. Each centromere becomes attached with 2 spindle fibers coming from the opposite poles. इसका मतलब ये है कि meiosis 2 is similar to mitosis. Meiosis 2 is similar to mitosis. इसके अंदर अब क्रोमोसोमल नंबर को, हैप्लॉइड नंबर को मेंटेन किया जाएगा। अब हैप्लॉइड नंबर मेंटेन होगा इसके अंदर, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगी। जिस तरह माइटोसिस की मेटाफेज में हर सेंट्रोमियर के साथ 2 फाइबर अटैच होते हैं, इसकी मेटाफेज 2 के अंदर भी 2 स्पिंडल फाइबर हर सेंट्रोमियर से अटैच होंगे। और अब इसके बाद आ गई एनाफेज 2। एनाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होंगे और सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ा होगा। Sister chromatids separate from each other and they are moving towards the poles. अब यहां पर से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। जिस तरह माइटोसिस में सिस्टर क्रोमेटिड जुदा होते हैं, इस तरह यहां भी सिस्टर क्रोमेटिड जुदा होते हैं। आपने क्लियर कट फर्क देखना है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में क्या क्रोमैटम ब्रेक हुए, होमोलॉगस क्रोमोसोम जुदा हुए। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हुए और सिस्टर क्रोमेटिड जुदा हुए। अब सिस्टर क्रोमेटिड जब जुदा हो गए तो ये कहलाएंगे डॉटर क्रोमोसोम्स। नो दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स। और अब अगली स्टेज आ जाएगी टेलोफेज 2। टेलोफेज 2 में ये क्रोमोसोम्स पोल्स पर पहुंच गए और दोनों पोल्स के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर हो गए। इस तरह न्यूक्लियस डिवाइड हो। अब साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा बाय द इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरह ये एक सेल जिसको हम कंसीडर कर रहे थे मियोसिस 2 में, ये 2 में डिवाइड होगा। इसी तरह ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों में साइमल्टेनियस इवेंट्स चल रहे हैं। और उसके नतीजे में अब कितने डॉटर सेल बन गए, 4। चारों में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड, 4 में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड होगा। तो इस तरह 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गए आफ्टर मियोसिस 2। ठीक है, तो ये रिडक्शन भी मुकम्मल हो गई। इसमें आपने देखा भी कि मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट्स RNA के 2 पीपल,
और वो क्या मेटा में अटैच है। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड फॉर्म में आ रहे हैं, बाइवेलेंट्स नहीं है, हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। और एनाफेज 1 में क्या मेटा ब्रेक हो रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम जुदा हो रहे हैं। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहे हैं और सिस्टर क्रोमेटिड जुदा हो रहे हैं। और ये सिमिलर है टू माइटोसिस। इसने हैप्लॉइड नंबर को मेंटेन किया टाटर सेल्स के अंदर। इस तरह मियासिस 2 में, मियासिस 1 में 2 टाटर सेल बने तो मियासिस 2 में 4 टाटर सेल बन गए और चारों में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड। मियासिस का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। अब हमें देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस कि मियासिस का क्या सिग्निफिकेंस है। इसमें एक चीज तो ये देखें कि मतलब ह्यूमन मेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है 46, ह्यूमन फीमेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46। मियासिस हुई, स्पर्म बने 23 क्रोमोसोम, मियासिस हुई फीमेल में, एग्स बने 23 क्रोमोसोम, एग और स्पर्म की यूनियन हुई 46 क्रोमोसोम जाइगोट में। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। आप जो नंबर क्रोमोसोम का पेरेंट्स में था वही नंबर क्रोमोसोम का ऑफस्प्रिंग में होगा। अगर मियासिस ना होती तो हर नस्ल में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता, 46, 46, 92 हो जाता। और उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिर वो इंसान में ओवरफ्लो होती। इसलिए क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखने के लिए मियासिस जरूरी है कि ये मियासिस गैमीट्स में क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड करेगी, फिर हैप्लॉइड गैमीट की फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और इस तरह क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एक तो ये हो। दूसरी चीज ये भी क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। रैंडम असॉर्टमेंट से मतलब ये है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये इस तरफ जा रहा है, ये क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं। अगर ये क्रोमोसोम 180 पर घूम जाए, ये इस तरह, ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इस तरह से जुड़े हुए, अगर ये 180 पर रोटेट हो जाते हैं तो ये राइट पे चला जाएगा, ये लेफ्ट पे चला जाएगा। और इस तरह आप ये जो रेड वाला है इधर चला जाएगा, ये ब्लैक वाला इधर चला जाएगा। तो ये क्रोमोसोम कलबाजी में खाते रहते हैं और इस तरह रैंडम असॉर्टमेंट हो रही है कि कोई सा भी होमोलॉगस क्रोमोसोम किसी पोल पर जा सकता है। तो ये कहती है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो एक क्रॉसिंग ओवर, दूसरा रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसके नतीजे में जेनेटिक वेरिएशन खास हो रही है, जीन रीशफल हो रहे हैं, जेनेटिक रीशफलिंग हो रही है और उसके नतीजे में अब जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके अंदर यूनिक कैरेक्टर होंगे, उनके कैरेक्टर पेरेंट से डिफरेंट होंगे। और ये जेनेटिक वेरिएशन ना सिर्फ एवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है बल्कि ये हर इंडिविजुअल के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करती है। यही वजह है कि आप देखेंगे इस वक्त दुनिया के अंदर इंसान एक स्पीशीज है, तकरीबन 7 अरब 30 करोड़ इंसान दुनिया में रह रहे हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है। एक ही पेरेंट्स के बच्चे, मतलब 5 भाई हैं, 5 डिफरेंट, 4 बहनें हैं, 4 डिफरेंट। उसकी वजह क्या हुई कि हर स्पर्म, एक ही इंडिविजुअल के अंदर हर स्पर्म दूसरे स्पर्म से जेनेटिकली डिफरेंट है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। और एक इंडिविजुअल के अंदर हर एग दूसरे एग से जेनेटिकली डिफरेंट है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसलिए हर भाई दूसरे भाई से डिफरेंट है और हर बहन दूसरी बहन से डिफरेंट है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन का सबब भी मान रही है और इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी का सबब, जिसकी वजह से उनके अपने मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट मियासिस।